हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 25 जुलाई के करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट सर्च करना है, आप यहाँ आ जाएंगे। चलिए करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, इंडिया कमिटेड टू FTA विद यूके। ये मोदी जी कह रहे हैं। अब FTA होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दो कंट्रीज जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम लगभग मिनिमम कस्टम ड्यूटीज़ पे ट्रेड करेंगे, यानी कि हम जो यूके को देंगे उस पर वो लोग कस्टम ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगाएंगे और वो लोग जो हमें देंगे सामान उस पर हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हम इंपोर्ट करने देंगे एक दूसरे के सामान को, ताकि ट्रेड बढ़े, वैल्यू एडिशन बढ़े, इकोनॉमीज़ बढ़ें। इसके लिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी कोई आए हैं, डेविड लैमी, और उनके साथ कोई टॉक हुई है और उन्होंने कमिटमेंट करा है कि हाँ कि द अनाउंसमेंट फॉलोड अ मीटिंग विद डेविड लैमी, यूके सेक्रेटरी फॉर स्टेट। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये। अब उनके साथ बात करी और ऐसा लगा कि इस बार हो जाएगा। पिछले 10 साल से ऐसा लग रहा है कि इस बार हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, क्योंकि हम सामान यूके को ज़्यादा देते हैं, उनसे लेते कम हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हमारा एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो लेकिन ये अभी तक बातें अटकी हुई हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आपको मतलब समझ आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम यूके से बात कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे कोई अगर ठीक है और ज़्यादा कुछ है नहीं। मेनली क्या किस चीज़ पे अटकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसलिए कि इंडिया की कौन सी चीज़ें हैं कि वो इंपोर्ट करें ना करें, है ना। वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो ऑब्वियसली ये कहेंगे कि भाई कंपटीशन और बढ़ जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मत करो और ये सब। ठीक है, तो बस इसलिए अटका हुआ है, अदरवाइज कोई वजह नहीं है। आगे, नो प्रोग्रेस ऑन UN सिक्योरिटी काउंसिल्स एक्सपेंशन से फॉर्मर एम्बेसडर्स। UN सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है? UN एक गवर्निंग बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। अब वहाँ पे एक UN जनरल असेंबली होती है, UNGA, जहाँ पे कि लोग वोटिंग से डिसीजन लेते हैं सारे मेंबर्स मिलके। यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशंस पास होते हैं वो अक्सर UN सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं, अगर उन पर एक्शन लेना होता है। फाइनल एक्शन लेना है कि नहीं, या एक्शन क्या लेना है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है। UN सिक्योरिटी काउंसिल जो बॉडी है, कहने का मतलब है यहाँ पे मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है UN सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं। ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो ऑब्वियसली परमानेंट रहेंगे, जो 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं इनको हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका इलेक्शन होता है। अब जो 5 परमानेंट मेंबर है कौन है, आपको पता ही होगा, US, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम भी एक परमानेंट मेंबर बन जाए। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रांस और यूके 2 यूरोपियन पावर्स हैं। ये क्यों है यहाँ पर कि ये वो मेन पावर्स हैं जो किसी ज़माने में मेन पावर्स थी, जिन्होंने की वर्ल्ड वॉर्स लड़े थे। ठीक है, और उन्हीं को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। ठीक है, अब चाइना ऐसी पावर नहीं थी, इंडिया को भी बन जाना चाहिए था उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। खैर बहरहाल नहीं बनी, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अब बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए, इसके कई रीज़न है। पहली चीज़, हम 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैं, हम बाय PPP 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम 1 ऑफ द 7 पावर्स हैं जिन्होंने कि डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। खाली P5 मेंबर्स के पास न्यूक्लियर आर्सेनल पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम वो सारे क्राइटेरियाज जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड पावर के होते हैं हम सब सेटिस्फाई करते हैं। हम एक वर्ल्ड पावर हैं। मोदी जी ने एक बार कहा था, और ये डायलॉग आप अपने मेंस के आंसर में लिख कर आ सकते हैं क्या, कि हमारे जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड के गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो बीते ज़माने का विजडम है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बीते ज़माने का विजडम क्या, कि बीते ज़माने में जो वर्ल्ड पावर थी उसके हिसाब से आज के इंस्टीट्यूशंस डिज़ाइन है, इनका कोई मतलब नहीं बनता। ये मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर इंडिया ने मानना शुरू कर दिया, मतलब मानना बंद कर दिया इनकी बातों को। ठीक है, हमने अगर अपना ही एक पोल खोल दिया यहाँ से अलग, ठीक है, अपना एक पोल बना लिया, तो फिर क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी क्रेडिबिलिटी इरोड होगी।
ठीक है, तो इनके खुद के लिए अच्छा है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे कि इंडिया जैसी कंट्रीज को इसका हिस्सा बनाया जाए। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट हैं, अगर कभी आते हैं कि क्यों P5 का मेंबर हमें हो जाना चाहिए, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स बैठते हैं। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, ऐसा एम्बेसडर्स कह रहे हैं। अब है क्या, ये क्यों हम ये सारी बात कर रहे हैं? एक UN समिट ऑन ऑफ द फ्यूचर एक होने वाली है, और UN समिट ऑफ द फ्यूचर, यहाँ पे आप जा सकते हैं इस UN समिट की वेबसाइट पे। UN समिट ऑफ द फ्यूचर ये सितंबर 22 से लेकर 23 तक होने वाली है, जहाँ पे 150 वर्ल्ड लीडर्स एक्सपेक्टेड है कि ये अटेंड करेंगे और डिस्कस करेंगे कि रीबूट करें हम UN को। रीबूट का मतलब इसको फिर से रीडिज़ाइन करें, कुछ तो करें। रीडिज़ाइन का मतलब तो यही बैठता है कि जो पुराने बीते ज़माने का विजडम है उसको छोड़ के हम इस ज़माने के विजडम पर आ जाएं, है ना। बट ऐसा हो नहीं रहा। ये जो 4 कंट्रीज़ हैं G4, अब G4 कौन सी कंट्रीज़ हैं? वो 4 कंट्रीज़ ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया, ये जो 4 कंट्रीज़ जो कि बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इस समय दुनिया की, और एक्चुअली इनको हिस्सा होना चाहिए था P5 मतलब परमानेंट मेंबरशिप इनको मिलनी चाहिए थी। तो हम जो 4 कंट्रीज हैं हम कंटिन्यू कर रहे हैं पुश फॉर परमानेंट सीट, बट हम स्टैग्नेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबमिट होने वाली है, रीबूट होने वाला है, लेकिन G4 कंट्रीज जो परमानेंट सीट के लिए कह रही हैं हैव एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रपोज्ड पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। एक पैक्ट ऑफ द फ्यूचर का डॉक्यूमेंट आया जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि परमानेंट मेंबरशिप बढ़ेगी। चलिए परमानेंट मेंबरशिप ना बढ़े, ऐसा ही कर लेते हैं कि किसी को परमानेंट मेंबरशिप ना मिले। हम तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, है ना। ये भी एक आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कि पैक्ट ऑफ द फ्यूचर में कि भाई जो 5 कंट्रीज हैं उन्हीं को ही वीटो पावर क्यों मिले। ये जो 5 कंट्रीज हैं इनको वीटो पावर मिलती है। अगर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होने देना है तो कोई ना कोई कंट्री उसको वीटो कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट्स कि रुचिरा कंबोज, इंडियाज फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, हाईलाइटेड द स्टैग्नेशन इन रिफॉर्म, ठीक है। पुराने जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं, और ये हमें पता है कि ये कुछ अभी एक्सपेंशन नहीं हो रहा, ठीक है। इज इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एब्सोल्यूट, एक पिटीशन पहुंची है अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस, और है क्या कि एक्चुअली एक विमेन है जिसने इनके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल करी है कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। अब बात यह है क्या इनको अरेस्ट करा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी होती है। आप डिटेल में जाएंगे, हमारे नोट्स में पहुंचेंगे हमारे कि क्या क्या इम्यूनिटीज़ होती हैं इसके लिए, ठीक है। ये क्या क्या इनके प्रिविलेजेस हैं और ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। खैर एनीवे आगे चलते हैं। हम यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि कोई वुमन है और उन्होंने कहा है कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी जो गवर्नर को दी गई है अंडर आर्टिकल 361, ये आउटडेटेड प्रिंसिपल है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। ये पिटीशन आई है और उन्होंने कंटेंट करा है कि इम्यूनिटी हैज लेड टू हर कंप्लेंट बीइंग ट्रीटेड विद डिसरिगार्ड बाय द पुलिस, ठीक है। और उन्होंने कहा ये जो डिले होगा इन्वेस्टिगेशन में गवर्नेंस इम्प्यूनिटी में अल्टीमेटली डिनाई हर जस्टिस, ठीक है, ऐसा बोला गया है। अब जो आर्टिकल 361 है वो क्या रहा है? क्लॉज 1 कह रहा है, और इसके अंदर 2 प्रोविजंस हैं कि प्रोवाइडेड दैट ऐसा करके। तो क्लॉज 1 क्या कह रहा है? प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्ट्स परफॉर्म्ड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। उन्होंने कोई भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी एक्ट करा है उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे, इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और अलाउज द प्रेसिडेंट conduct to be reviewed by a designated court or body for impeachment proceeding under Article 61। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग होनी भी है तो फिर वो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग होगी सीधी, ठीक है। और इम्यूनिटी डज नॉट प्रिवेंट सुइंग द सेंटर या स्टेट कंसर्न, क्योंकि प्रेसिडेंट या गवर्नर क्या है? वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट केस मतलब सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट केस, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि हम इनको आंसरेबल नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। पहली चीज ये है। क्यों है ये सरकार को ताकि इम्यून कर दे किसी भी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट, इसके लिए है कि सरकार जब कोई काम कर रही है तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस ना आ जाए, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि सरकार ने कोई काम करा है, ठीक है। फिर दूसरा,
जो अभी इन फोकस है क्या, कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, और सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू इंटरप्रेट दिस क्लॉज। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस क्लॉज को इंटरप्रेट करेगा। अब इस चीज को समझो क्या, कि अभी हम मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसके लिए तर्क क्या दिया गया था कि कोई भी ऐसा होना चाहिए कि भाई सिविल प्रोसीडिंग मान लीजिए प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट ना जाए, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर पावर में रहते हुए किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या उनके अगेंस्ट हम प्रोसीडिंग नहीं करेंगे? ये कैसी चीज़ हुई? तो बात यह है कि अगर ऐसा कोई जघन्य अपराध करा है किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट ने, तो फिर बेहतर तरीका यह है ना कि उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट ले आई जाए, है ना, गवर्नर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, और गवर्नर को सेंटर हटा सकता है ना, अगर इस टाइप का क्रिटिसिज्म आ रहा है। लेकिन पॉइंट ये है, हमने ये इम्यूनिटी रखी क्यों? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये माना था कि अगर कोई गलत व्यक्ति गलत जगह पर आ गया है तो जो हमारे सही ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं वो ये डिसाइड कर लेंगे कि इस व्यक्ति को हटा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऑफिसर को या किसी मतलब गवर्निंग व्यक्ति को क्रिमिनल केस में उलझा कर जो गवर्नमेंट है उसको जकड़ दिया जाए, उसको काम ना करने दिया जाए, है ना। तो इसलिए ऐसा करा गया है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अब जो डिबेट है, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट थी इन सितंबर 1949, डिबेट्स ऑन आर्टिकल 361, ड्राफ्ट आर्टिकल उस समय 302 था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले जो उसका ड्राफ्ट आया था उसमें आर्टिकल के नंबर अलग थे। तो जो हम आज 361 बोलते हैं उसमें 302 रहा होगा, कोई मतलब नहीं है उसको याद रखने का। बट उस समय डिबेट क्या चली थी? इट रेज कंसर्न अबाउट द वेगनेस ऑफ द फ्रेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। अब टर्म ऑफ द ऑफिस वो इसलिए कि भाई मान लीजिए वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ काम नहीं कर रहा है, घूमने फिरने गए हैं, वीकेंड पड़ा है कुछ टाइम के लिए कुर्सी, तो उस समय अगर कुछ कर दिया तो क्वेरी वॉज मेड अबाउट वेदर द प्रेसिडेंट और गवर्नर कुड इवेड अकाउंटेबिलिटी बाय रिमेनिंग इन ऑफिस डिस्पाइट कमिटिंग ए क्रिमिनल एक्ट। अगर उन्होंने क्रिमिनल एक्ट कर दिया और फिर भी ऑफिस में बने हुए फिर, ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज लेफ्ट अनरिजॉल्व एट द टाइम। उस समय इसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन इस पर पूरी डिबेट करे बिना कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पास कर दिया था। अब जो आर्ग्यूमेंट हैं वो बुरे नहीं हैं, और इसलिए हम इस न्यूज़ की डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट में कुछ दम है। क्या? द पिटिशनर आर्ग्यूज दैट द इम्यूनिटी अगेंस्ट आर्टिकल 361(2) यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाला क्लॉज should not extend to the act that violate fundamental rights or are illegal। बात यह है कि किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हरासमेंट हुआ, अब उसके पास राइट टू गो टू द कोर्ट है नहीं, जबकि फंडामेंटल राइट है कि हम जो जस्टिस हैं वो अवेल करें किसी भी तरीके से। तो हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई, और इसलिए क्योंकि इतना बड़ा आर्गुमेंट आया है, जब फंडामेंटल राइट पे बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडमिट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये करा है कि इसको एडमिट कर दिया है क्योंकि दो कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल, वाकई में दो बड़े कन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल आ रहे हैं। एक तो क्रिमिनल इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, और दूसरा फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये बड़ा केस हो गया, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आता है तो फिर जनरली सुप्रीम कोर्ट इस पे हस्तक्षेप करता है। तो द एलिज्ड मिसकंडक्ट ऑफ द गवर्नर बोस इन्फ्रिंजेस अपॉन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। पिटिशनर ये असर्ट कर रहे हैं कि इम्यूनिटी शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पुलिस फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस और नेमिंग द परपेट्रेटर इन एन FIR। हम प्रेसिडेंट या गवर्नर को हम परपेट्रेटर बना नहीं सकते। इम्यूनिटी डज नॉट सैंक्शन इलीगल एक्ट सच एज सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है। बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें कुछ प्रेसिडेंट्स हैं पुराने, क्या रामेश्वर प्रसाद एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस है, उन्होंने कहा था कि सिविल इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361(4) डज नॉट, आगे इसमें और भी कुछ क्लॉज हैं जिसमें सिविल इम्यूनिटी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि ये डज नॉट प्रिक्लूड सिटीजन फ्रॉम चैलेंजिंग द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग में कुछ कुछ चला सकते हैं, मतलब ये जब पहले हो ही चुका है, ठीक है। राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये रूल करा था कि इम्यूनिटी डज नॉट प्रिवेंट पुलिस फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ गवर्नर। अगर गवर्नर के सामने कोई अपराध हो गया, किसी और ने कर दिया, उनके स्टेटमेंट तो लिए ही जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पूछताछ ही नहीं हो सकती गवर्नर से, ये तो हो ही सकता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो ये आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट्स होलिस्टिक स्ट्रेटेजी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस। तो हमने मतलब ये किस चीज़ के ऊपर है कि अभी जो बजट आया ना, मेनली उस चीज़ के ऊपर है। ये पीआईबी का प्रेस रिलीज है और बजट के ही ऊपर कुछ कमेंट्री है खुद सरकार की। वो क्या कह रहे हैं कि हमने होलिस्टिक ये क्या करा है, ठीक है। हमारा इस बार का देखिए क्या क्या है। नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव, इस जो न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें कवर हुई हैं। एक नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव, एक सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस ऑयल सीड, फिर हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम ये थीम वाइज ही करते हैं जैसा उसमें दिया गया है। नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव क्या है कि इंडिया में नेचुरल फार्मिंग इज प्रमोटेड एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर हमने ये स्कीम चलाई हुई है। अच्छा, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कुल मिलाकर कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग वगैरह हो जाए, है ना। बायोमास मल्चिंग हो जाए। मल्चिंग मतलब जो क्रॉप रेसिड्यू है, आपने फसल काट दी, कुछ क्रॉप रेसिड्यू रह गया, पराली रह गई, उसको वहीं की वहीं मिला दें, मल्च कर दें, और उससे होगा क्या कि हमारे मानना है कि उससे उर्वरता बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी सॉइल की, ठीक है। यूज ऑफ ऑन फार्म काउडंग यूरिन फॉर्मुलेशंस, ऐसा कई जगह दिखाया गया है कि काउडंग और यूरिन का जो फॉर्मुलेशन है उसको अगर हमने मिला दिया, और इसमें ना जो हमारा पूसा इंस्टीट्यूट है उन्होंने कई सारे डीकम्पोजर्स के भी केमिकल्स दिए हैं कि इसके अंदर आप कुछ केमिकल मिला देंगे तो जो ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, और उससे क्या है, कुछ केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, और उससे क्या होगा कि हम इसको जब हम डालेंगे तो वो मैन्योर की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन और सब ध्यान में क्या रखना है, हमें सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स नहीं देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई भी चीज़ आएगा, आप क्या रखेंगे ध्यान कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जब भी करते हैं यील्ड नीचे जाती है। यील्ड नीचे क्यों जाती है? पहली बात कि जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की उतनी ज़्यादा खुद से कुदरती नहीं हो पाती। कुछ तो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसमें नेचुरल बैक्टीरिया मर चुके हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो नहीं भी मरे होते तो भी नेचुरली हम इतना नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है कि प्लांट को उतना न्यूट्रिएंट मिल जाए। आप एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे श्रीलंका में हुआ था, क्या हुआ था कि 2020 के आसपास वहाँ की सरकार ये देख रही थी कि फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पे बड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं सरकारें, तो उन्होंने फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पे बैन कर दिया और ये कह दिया भाई नेचुरल फार्मिंग करो। अगले साल क्या हुआ कि जो नेचुरल फार्मिंग से हुई क्रॉप थी उनकी यील्ड इतनी कम थी कि उन्हें फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने की जगह फूड सीधा इंपोर्ट करना पड़ा, तो और ज़्यादा नुकसान हो गया, ठीक है। तो हम ये ना कर दें कहीं, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी तरीके से बैन लगाकर कुछ कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हम परंपरागत कृषि विकास योजना लाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कुछ कुछ इनपुट देके और ये सब काम करेंगे। इसमें एक दो चीज़ें जो यहाँ नहीं लिखी हैं वो ऐसा भी है कि हम अपने फार्मर्स को ट्रेन करके हम करेंगे क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स को हम उस तरीके से मार्केट करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल की अपनी अलग डिमांड है मार्केट में और वो नॉर्मल जो फूड प्रोडक्ट हैं उससे किसी हायर रेट पे बिकती हैं। तो बेशक यील्ड नीचे चली जाए, हो सकता है हमें प्राइस ज़्यादा मिल जाए, तो उसकी ब्रांडिंग करना और ये सब भी इसके अंदर है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में ट्रेन करेंगे। डेफिनेशन हमारी नेचुरल फार्मिंग क्या है कि केमिकल फ्री लाइफ स्टॉक वगैरह ये सब, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसके थ्रू हो रहा है, देख लेते हैं। हाँ, इनको एलोकेट करा गया 4645 करोड़ रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेज एंड ऑयल सीड। पल्सेज एंड ऑयल सीड क्यों? क्योंकि पल्सेज और ऑयल सीड हम इंपोर्ट करते हैं भारी मात्रा में। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड एम्स टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ऑयल सीड प्रोडक्शन रीच्ड इतने 41.4 मिलियन टन इन इतना,
ठीक है, कुछ नंबर्स हैं आप याद रख लें, ये बेहतर ही है। ठीक है, 40 मिलियन टन से हम ज़्यादा कर रहे हैं। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम ऑयल सीड और पल्सेस पे दे रहे हैं। फिर हाई यील्ड वैरायटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी, एक कल न्यूज़ आई थी कि हमने 109 हाई यील्ड वैरायटी इंट्रोड्यूस करी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़। ठीक है, और फिर ये अचीवमेंट फ्रॉम 2014-15 से लेकर 23-24 की इतनी हाई यील्ड वैराइटीज़ इंक्लूडिंग 2177 क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ वर रिलीज्ड। ये किन की रिलीज़ है कि जो जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है हमारा, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो बाकी के मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं प्राइवेट होते हैं, उन सब के हम मिलाकर बता रहे हैं। और फिर एक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर, कि हम कर क्या रहे हैं, थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी हम एनहांस्ड एग्रीकल्चर एफिशिएंसी ला रहे हैं। कैसे कि हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे हैं इन 400 डिस्ट्रिक्ट टू कलेक्ट डेटा ऑन पैटर्न्स, लैंड यूज एंड यील्ड, कि किस इलाके में कौन सी फसल हो रही है। ठीक है, लैंड यूज का पैटर्न क्या है, कितनी हो रही है, साल में कितनी बार हो रही है, और उसकी यील्ड क्या क्या है। उससे हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कितना प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन होगा उसका सरप्लस मार्केट में आएगा, तो कितना सरप्लस आ रहा है मार्केट में, यानी कि कितने किसानों को किस भाव की ज़रूरत है। एक्चुअली अगर हमें ये पता लग जाएगा, एक्चुअल डेटा अगर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट को मैनेज करना आसान होगा। ये नहीं होगा फिर किसानों को उनकी कीमत नहीं मिल रही है, हम टारगेटेड स्कीम बना पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट क्या है कि एम्स टू इंप्रूव प्रिसीजन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज हम बेहतर इंप्लीमेंट करेंगे। डेटा कभी बुरा नहीं होता, डेटा हमेशा कुछ सिखाता है, तो हम वही काम करेंगे, हम कुछ सीखेंगे और हो सकता है उससे कुछ हम कर पाएँ। तो जन समर्थ इनिशिएटिव, किसान क्रेडिट कार्ड, कि भाई हमने कल देखा था कि परसों देखा था इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा था कि जब हम आज़ाद हुए थे तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट खाली 10% था, 90% जो पैसा मिलता था किसानों को वो साहूकारों से मिलता था। और अब हम देख रहे हैं कि लगभग 75% पैसा अभी बैंक से मिल रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर से मिल रहा है, पर फिर भी 25% कुछ, शायद 23.5 कुछ परसेंट नंबर था, वो हम अभी भी 23.5 का 25 आप बनाकर लिख सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। तो इतना परसेंटेज अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर से आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको फिर हम बढ़ाए कैसे, हम कैसे करें कि साहूकार से छुट्टी मिल जाए, है ना, और बैंकों से ही मिले लोन, क्योंकि बैंकों से लोन मिलता है, इंटरेस्ट रेट ठीक रहते हैं। तो ये कैसे हो, तो इसके लिए सिंप्लीफाई हमने करा है एक्सेस टू क्रेडिट फॉर फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। एज ऑफ जनवरी 31, 2024 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हैव बीन इशूड विद अ लिमिट ऑफ 9.4 लाख करोड़। इतने तक का क्रेडिट दिया जा सकता है। अब वो किसान के ऊपर है, उस क्रेडिट कार्ड को यूज करें ना करें, है ना, लेकिन इतने तक का दिया जा सकता है। और केसीसीज वर एक्सटेंडेड टू सपोर्ट फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री विद लिमिट इंक्रीज फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स, और इन क्रेडिट कार्ड पर कोलेटरल फ्री लोन होंगी। ठीक है, मतलब अगर नहीं पे कर पा रहा है व्यक्ति तो उसका कोई एसेट नहीं ले लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर फिर भी किसी ने पे नहीं करा है तो फिर बैंक कैसे सिक्योर होंगे, इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने पे नहीं करा है उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो लो जाएगा, वो आगे कभी क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर होगा कि किसान जो इस पर क्रेडिट लेंगे वो पे कर ही दें। ठीक है, उनका कुछ लिया नहीं जाएगा लेकिन आगे फिर लोन ना ले पाए, है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग श्रिम्प इंडस्ट्री, ये कल हमने देखा है कि श्रिम्प के लिए हमारे पास एक कल एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है बजट में। है क्या ये कि इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम न्यूक्लियर ब्रीडिंग सेंटर्स NBCs, ताकि हम क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी श्रिम्प की इम्प्रूव कर दें। तो बस यही है, हम चाह रहे हैं कि इंडिया इज अ मेजर श्रिम्प प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर विद श्रिम्प एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग टू 40,000 करोड़ इन 2023-24। श्रिम्प को तो अभी तक हमने प्रमोट भी नहीं करा था और 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट आ रहा है। तो हम क्या करना चाहेंगे, और ये मेनली मिडिल ईस्ट वगैरह जाता हुआ, हम फिर बेहतर है कि हम और बेटर ब्रीडिंग सेंटर्स वगैरह बना दें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, कल इस पर काफ़ी न्यूज़ आई थी। हमने ये देखा था कि कोई नया बजट नहीं दिया गया कोऑपरेटिव सेक्टर को, लेकिन हमने एक नेशनल लेवल कमेटी फॉर्म करी है। क्या कि 48 मेंबर नेशनल लेवल कमेटी चेयर्ड बाय श्री सुरेश प्रभु। अब देखिए, सुरेश प्रभु कोऑपरेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स में मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स को फिलहाल कौन लीड कर रहे हैं, अमित शाह। लेकिन
इनको, इसका हेड बनाया गया है इस नेशनल लेवल कमेटी का, जो कि न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी लेकर आएगी। अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं, क्यों एक नए कोऑपरेटिव पॉलिसी की जरूरत है? क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव जरूरी हैं, क्योंकि ये एक लेवरेज पोजीशन देते हैं फार्मर्स को। लेवरेज पोजीशन मतलब कि कई सारे फार्मिंग फैमिलीज मिलके, कई सारे फार्मर्स मिलके अपना एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, अपना एक प्रोडक्शन सेंटर बनाएंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे और कुछ बेच पाएंगे, तो उनके पास कुछ लेवरेज आएगा मार्केट में, है ना, बड़ी कंपनियों से लड़ पाएंगे। अब हम इसलिए हम चाह रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स बने, लेकिन कोऑपरेटिव्स इंडिया में जनरली सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। कुछ ही कोऑपरेटिव्स सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे कि अमूल कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा हुआ है कि अमूल वाला मॉडल हम, जैसे दूध में जो हुआ है वो हम सब्जियों में नहीं रेप्लिकेट कर पाए हैं। जैसे सफल मटर आपने सुनी होगी, है ना, वो कुछ कुछ सब्जियों में हो पाया, हर एक में नहीं हो पाया है कि हम प्रोसेसिंग तेज़ कर पाएँ। ये सिर्फ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की बात है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, हमने देखा है कोऑपरेटिव बैंक्स की फाइनेंशियल हालत बहुत बुरी है, ठीक है। और दूसरे सेक्टर्स के कोऑपरेटिव होते हैं, एमएसएमईज वगैरह में होते हैं। इंडिया में कोऑपरेटिव सेक्टर उतनी तेजी हम चाह रहे हैं क्योंकि कोऑपरेटिव बड़ा ही इक्वलाइजिंग फिनोमिना है, ठीक है। यहाँ आम लोग स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं कई जगहों पर, तो ऐसा कैसे करें कि हम ये करें। और इनफैक्ट कोऑपरेटिव की एक और प्रॉब्लम है, कोऑपरेटिव की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको लोग किसके लिए यूज़ करते हैं कि जिनकी फार्म इनकम नहीं भी है, वो फार्म इनकम दिखाकर अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहे हैं कुल मिलाकर, है ना। तो हमारी दोनों किस्म के एरर्स हैं। हमारे इंक्लूजन एरर्स भी हैं कि जिनको इन स्कीम्स की ज़रूरत है वो लोग ठीक से कोऑपरेटिव नहीं चला पा रहे हैं, और जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, ब्लैक मनी को वाइट करने की ये धंधा बन गया कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन एरर है, तो ये इंक्लूजन एरर है। और एक्सक्लूजन एरर, जिनको होना चाहिए स्कीम में वो आ नहीं पा रहे, एक्सक्लूजन एरर, एक्सक्लूड कर दिया गया। और जिनको नहीं होना चाहिए वो आ जा रहे हैं, ब्लैक का वाइट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये इसके लिए मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है ये इसको एड्रेस करें। अभी मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आई नहीं है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब किस पॉइंट पे बात करेगी ये कमेटी, ये पॉइंट हमें नहीं पता है, बट आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव्स के चैलेंजेस हैं क्या, ठीक है। तो द कमिटी हैज़ हेल्ड 17 मीटिंग्स, 4 regional workshop across the country to gather suggestion and recommendation, draft report and finalization. The draft report on the new national cooperation policy prepared by national level committee has been received. अच्छा, ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गई है, मतलब हमें पता लग गया इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में बात करी है। क्या ये पब्लिक हो गई है? नहीं, अंडर फाइनलाइजेशन है, रिसीव हो गई है, फाइनलाइजेशन में, अभी पब्लिक में नहीं आई होगी। तो रोल ऑफ स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट के एक्ट होते हैं, कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें आ जाता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कोलैबोरेट्स विद स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे वायबल डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह, ठीक है। जब ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे, अभी कोई मतलब बैठता नहीं है इसको और ज़्यादा डिटेल में जाने का। अच्छा हाँ, ये चीज़ याद रखिए, कल ऐसा हुआ है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS या कॉर्पोरेट अपने नहीं कुछ नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। लॉन्च ऑफ त्रिपुट। अब त्रिपुट है क्या? ये एक एडवांस फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होते हैं? ये एक वॉरशिप होती है, और वॉरशिप थोड़े से छोटे साइज़ की होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बोट नहीं होती, ठीक है। अच्छी खासी बड़ी वॉरशिप होगी, लेकिन जो बड़ी वॉरशिप्स जो हमारे इमेजिनेशन में आती है, जिनको हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, उससे थोड़ी सी छोटी होती है। फ्रिगेट्स की अच्छी बात क्या होती है? पहली बात, स्टेल्थ होते हैं। स्टेल्थ मतलब रेडार में डिटेक्ट नहीं होती, पॉइंटेड नोज होती है। सामने से अगर रेडार इसके ऊपर बीम मार रहा है, रेडार बीम क्यों मारता है? ताकि यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन आए तो उसको कैच करके ये पता लग जाए इस रेडार को कि यहाँ पर शिप आ रही है। तो स्टेल्थ होती हैं जनरली फ्रिगेट्स की, बहुत पतली होती हैं, छोटी होती हैं, तो रेडार पे क्रॉस सेक्शन पे नहीं आती हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि छोटी होती हैं, बहुत तेज़ी से मनोवरेबिलिटी हाई होती है, बहुत तेज़ी से आगे चली जाती हैं। मान लीजिए जो बड़ी शिप्स हैं पीछे, उनके लिए एरिया क्लियर कर देंगे कि आगे कहीं सबमरीन वगैरह तो नहीं है, और प्लस अटैक्स काफ़ी तेज़ी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इंडियन नेवी त्रिपुट क्लास ऑफ एडवांस फ्रिगेट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फीचर्स एडवांस वेपनरी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। ये हम खुद बना रहे हैं। कौन बना रहा है? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ये बना रहे हैं। 2 एडवांस फ्रिगेट है, नेम त्रिपुट,
ठीक है, ये लॉन्च हो गई है 23 जुलाई को। ठीक है, बस यही है। ट्रिपोर्ट क्लास आर डिजाइन टू कॉम्बैट अगेंस्ट एनिमी सरफेस शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट, है ना। फ्रिगेट का काम क्या है? आगे चलना, अटैक करना, डिटेक्ट करना थ्रेट्स को, ताकि पीछे की जो बड़ी बोट्स हैं वो आगे ठीक से मूव कर पाएं। तो वही काम है कि सरफेस एनिमी शिप्स को ये कॉम्बैट करेंगे, सबमरीन्स देखिए आगे है तो नहीं, और आगे चेक करेंगे, आगे ही पहुंच जाएंगे और आगे अपने रेडार से चेक करेंगे आगे से कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा, ताकि पीछे की पूरी फ्लीट सिक्योर रहे। ठीक है, तो बस यही है। द फ्रिगेट्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड अलाइन विद आत्मनिर्भर भारत वगैरह। ठीक है, जो भी हम खुद से बनाते हैं वो सब आत्मनिर्भर भारत है। इकोनॉमिक सर्वे कॉल्स फॉर रीथिंक ऑन क्लाइमेट स्ट्रेटजी एम्फसाइजिंग एडेप्टेशन एंड इक्विटी। ये जो आर्टिकल है इकोनॉमिक सर्वे का, यहाँ पे आप जा सकते हैं, हमारा पूरा इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं। और ये जो चीज़ है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड जो बात हुई है वो चैप्टर 13 में बात हुई है। आपको खाली चैप्टर 13 देखना है तो आप इस पे चले जाएंगे, इस लिंक पे। ठीक है, अब मैं वैसे बता देता हूँ चैप्टर 13 में बात क्या हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, कि इन्होंने ये बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट या क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वो मेनली कर क्या रहे हैं कि मेनली वो उस टारगेट पे अटक कर बैठ गए हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है लॉन्ग टर्म एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको मुद्दा बनाकर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को काफ़ी फोर्स कर देती हैं कि भाई तुम ये ना करो वो ना करो। ठीक है, और ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज तो ग्रो हो गई अपना कार्बन एमिशन करके, अब हमारी जब ग्रो होने की बात है तो हमसे कह रहे हैं कि भाई आप कार्बन एमिशन मत करो। वो केपेबल हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा कार्बन एमिशन खत्म करके वो अब भी क्या भी रिन्यूएबल पर आ जाएंगे, और वो आ भी रहे हैं। पर हमारे पास ये नहीं है, सस्ता पड़ जाए कोल, हमें ये कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहली चीज़ तो ये हो गई, और फिर दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि इस पूरी चीज़ को सपोर्ट करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IPCC। IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, जो कि रिसर्च बॉडी है। और ये जो रिसर्च बॉडी है ये वो डेटा भी ले आती है जो कि इस नैरेटिव को सपोर्ट करें जो ये डेवलप्ड कंट्रीज देनी है। और तीसरी ये कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज लेकिन अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है, जैसे कि उन्होंने ये भी देखा है, मतलब इस चैप्टर के अंदर ये भी देखा गया है कि भाई नॉन वेज जो है, मतलब परसेंटेज ऑफ फूड जो कि नॉन वेज खाया जा रहा है किसी भी कंट्री में, वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत हाई है। और नॉन वेज फूड को बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, ज़्यादा मतलब रॉ मटेरियल लेना पड़ता है कि पहले तो आप एनिमल फीड ग्रो करेंगे एग्रीकल्चर से, फिर उस फीड को एनिमल को खिलाएंगे और फिर उसको आप खाएंगे, तो क्या है कि जो बायोमास है वो कम बचता है फाइनली। ठीक है, तो कह रहे हैं ये कुल मिलाकर कि ये जो लाइफस्टाइल है ये अच्छे नहीं है। ठीक है, और जो और इस तरह के कई सारे पॉइंट हैं ना कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड पॉइंट, कि अब फोकस ये होना चाहिए कि हम लाइफस्टाइल भी चेंज करें और वेस्टर्न कंट्रीज इस पर फोकस करें कि ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, ताकि जो कंजम्पशन है कार्बन का वो कम आए एक्चुअली। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एग्रीकल्चरल फीड जब बनाते हैं या एनिमल फीड जब बनाते हैं उसमें ही पहले बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग जाते हैं, फिर उसको यूज़ करके हम कुछ और बनाते हैं। तो ये चीज़ है जो बात हो रही है। एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ क्या है कि इफेक्टिवनेस एंड इनइक्विटी इन द करंट क्लाइमेट फ्रेमवर्क क्या है कि करंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन लार्जली इनइफेक्टिव विद नन ऑफ इट्स टारगेट बीट मेट। ठीक है, एक भी टारगेट मीट नहीं हुआ है। और एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे बोल्डली हाईलाइटेड these flaws and inequities and suggested alternative pathway that include lifestyle and behavioral change to reduce greenhouse emission। ठीक है, और उन्होंने क्रिटिसाइज करा है ये जो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट है ना, जो इसके ऊपर हमारा प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, फिर अडेप्टेशन वर्सेस मिटिगेशन, सर्वे एम्फसाइजेस दैट अडेप्टेशन शुड बी गिवन एट लीस्ट एज मच इंपॉर्टेंस एज मिटिगेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन कोई चीज़ हो ही नहीं, अडेप्टेशन अगर हो गई तो उससे अडेप्ट कर लें। तो हम ये कह रहे हैं भाई आप मिटिगेशन पे कह रहे हो कि भाई कार्बन उत्सर्जन मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। बेहतर है हम थोड़ा सा और मिटिगेशन पे, अडेप्टेशन पे चले जाएं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब हमारे
जो किसान हैं वो इसका प्रकोप झेलेंगे, यील्ड्स गिरेंगी, क्लाइमेट पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न वगैरह चेंज होगा। तो चलो हम अपनी इकोनॉमी को रीडिज़ाइन कर लें, है ना, हम एडेप्टेशन मेजर्स में पैसा लगा लें, हम ताकि जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको रीडिज़ाइन करें, नई किस्म की इकोनॉमी के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएँ जो क्लाइमेट चेंज होने के बाद आएगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अडेप्टेशन पे भी फोकस होना चाहिए, ठीक है, हम गरीबों को भी सपोर्ट करें, यही नहीं कि अमीर अपना जो उत्सर्जन है वो कम करें, इससे बढ़िया हम अडेप्टेशन पे भी जाएं, ठीक है। तो एज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी अनफोल्डिंग, 1.5 डिग्री का टारगेट तो ब्रीच, लाइकली टू ब्रीच नहीं, एक्चुअली हो चुका है, कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज पैनल है, उन्होंने ये कहना है कि 1.5 डिग्री का टारगेट एक्चुअली ब्रीच हो चुका है, ठीक है। फिर इंप्रूविंग इनकम्स एंड वेलबींग इज सीन एज द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, कि हम क्या करें कि हम वेलबींग, जो हम इम्प्रूव करें हमारी इनकम को और वेलबींग करें। इससे होगा क्या कि जो हमारे पुअर हैं, जो वल्नरेबल हैं, वो अपने लिए खुद मेजर्स ले पाएंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इट आर्ग्यूज दैट द चोजन टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स आर आर्बिट्ररी, कि 1.5 डिग्री सेल्सियस क्यों, 2 डिग्री सेल्सियस क्यों रोकना है, ये सब आर्बिट्ररी है, ठीक है। और फिर इनइक्विटीज और हिपोक्रेसी की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज की कुछ फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, विद द डेवलप्ड वर्ल्ड्स हिपोक्रेसी। क्या, यूनाइटेड स्टेट डिस्पाइट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया का 30% अकेले यूनाइटेड स्टेट ने कार्बन निकाला है, ठीक है, उनकी दुनिया की टोटल 2% पॉपुलेशन भी नहीं है, ठीक है। इतने बड़े यूनाइटेड स्टेट ने इतना ज़्यादा, और 2% पॉपुलेशन 30% कार्बन उत्सर्जन कर दिया, ये खुद अपने एमिशंस को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अब ट्रंप आ जाएंगे तो पक्का है और नहीं करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज एज अ होल हैव फेल्ड टू मीट देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो या ये पेरिस एग्रीमेंट हो, दोनों में ये कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज हमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स देंगी, ठीक है, वो नहीं हो पाया। दिस हैज रिजल्टेड इन अनफेयर प्रेशर एंड ऑन डेवलपिंग नेशंस टू टेक मोर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या कह रहे हैं कि ये जो उनका डेवलप्ड कंट्रीज का नैरेटिव है वो ये सपोर्ट भी करते हैं, लोग मान भी लेते हैं, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा है कि मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव एक्शन, क्या हम क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, स्मार्ट सिटी, ये सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इंडिया एआई मिशन लॉन्चेस, IT मिनिस्ट्री टू प्रोक्योर GPUs, बूस्ट डोमेस्टिक AI कैपेबिलिटीज, और 551.75 करोड़ एलोकेशन ये होगा। अब सवाल ये है कि GPU होता क्या है। GPU CPU की तरह ही होता है। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है। GPU क्या है, ये है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आप एक कंप्यूटर के बेसिक डायग्राम को समझें, कहाँ गया, आप कंप्यूटर के एक बेसिक डायग्राम को समझें। कंप्यूटर क्या करता है, सिंपल काम करता है, क्या कुछ इनपुट लेता है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड वगैरह, माउस, ठीक है, इनपुट गया, उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो भी इनपुट गया, और उससे निकलेगा आउटपुट, ठीक है। जैसे क्या आउटपुट है, इस स्क्रीन पे ही दिखाते हैं, ये मैंने यूं डॉट लगाई, ये एक इनपुट था। इनपुट क्या था, मैंने इस डिवाइस से इस स्क्रीन के इस टच पैड को बताया कि इस कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस में, यहाँ वाई एक्सिस में, यहाँ पे एक मैंने टच कर दिया, ये हो गया इनपुट। हुआ क्या, अंदर प्रोसेसिंग यूनिट में ये चीज़ प्रोसेस हुई, और फिर बाहर आउटपुट क्या आया कि इसी स्क्रीन के पीछे, ये कई सारी लेयर हैं, एक टच स्क्रीन भी है, उसके पीछे एक मेन स्क्रीन है जो कि लाइट एमिट कर रही है। वो लाइट एमिट करने वाली स्क्रीन जो कि एक आउटपुट स्क्रीन है, उसको गया मतलब इंस्ट्रक्शन कि इस एक्स एक्सिस पे, इस वाई एक्सिस पे आप एक काला निशान दिखा दो, यहाँ पे जितनी भी LEDs हैं इसको बंद कर दो, सारी LED रेड ग्रीन ब्लू, उनको सबको हटा दो, तो यहाँ ब्लैक कलर दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोसेसिंग हो गई। अब जनरली प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होते हैं, जो जिसकी हम बात करते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ये एक ग्राफिकल टास्क है, वो कई सारी दूसरी कैलकुलेशंस भी करते हैं, 1000 किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम CPU को इनफैक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो एक ही टाइप की कैलकुलेशन कर पाएँ। अगर हम ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं, इस टाइप की
एक सीपीयू की वैरायटी ऐसी हो सकती है, प्रोसेसिंग यूनिट की एक वैरायटी हो सकती है कि हम उसे सिर्फ इसलिए डिजाइन करें कि वो ग्राफिकल टास्क बार बार कर पाए। ग्राफिकल टास्क रिपीटेटिव टास्क है, जैसे कि ये जो स्क्रीन है ये एक आउटपुट डिवाइस है और ये कुछ इमेज दे रही है, लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, हर सेकंड ये कुछ प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये चीज है प्रोसेसिंग के थ्रू आ रही है, ये सारी चीज बार बार कंप्यूटर को इसको ये बताना पड़ रहा है कि भाई यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यहाँ पीला सफेद काला ये रंग आप दिखाते रहो हर जगह पे, ठीक है। बार बार ये चीज एमिट करते रहो, यानी कि बार बार ये आउटपुट देते रहो। एक ही टास्क बार बार रिपीटेटिव टास्क एक सीपीयू की मेमोरी को क्यों घेरे? तो हम क्या करते हैं, एक जीपीयू स्पेशली डिजाइन सिर्फ इस टास्क के लिए कि ये ग्राफिकल आउटपुट दे पाए, ठीक है, हम डिजाइन करते हैं। इस टाइप के प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात यह है कि एआई की हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि डोमेस्टिक एआई कैपेसिटी बूस्ट हो, और इस एआई कैपेसिटी में होता क्या है, एआई जनरली जनरेटिव एआई, जो एआई आजकल हमारे पास आ रहा है वो एक जनरेटिव एआई है, जैसे कि चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, मतलब उसको प्री ट्रेन करा गया, ठीक है, और वो कर क्या रहा है, वो एक ट्रांसफॉर्मर है जो प्री ट्रेन डेटा है उसकी मदद से कुछ नई चीज जनरेट कर रहा है, नया टेक्स्ट जनरेट कर देता है, नई इमेज जनरेट कर देता है, कुछ कर रहा है वो। ये एक रिपीटेटिव टास्क है, बार बार उसे कुछ लेके कुछ जनरेट करना है। हम अगर जीपीयू में जब भी हम रिपीटेटिव टास्क पे जाने की कोशिश करते हैं, एक कॉमन सीपीयू जो हर किस्म के टास्क के लिए स्पेशलाइज होता है, उसकी जगह हमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है। और हम क्या कर रहे हैं, इस पे इसलिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए इंडिया एआई मिशन लॉन्चेस क्या आईटी मिनिस्ट्री टू प्रोड्यूस जीपीयूज बूस्ट डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज, इसलिए आईटी मिनिस्ट्री जीपीयूज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, सीपीयू की तरह जगह। तो इट हाईलाइट्स प्लान फॉर जीपीयू प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एविंग टू एनहांस एआई सिस्टम्स इन की सेक्टर्स। तो है क्या, हम कर कह रहे हैं, इतना बजट हमने एलोकेट कर दिया है, टोटल मिशन का बजट 10,000 करोड़ का है, जीपीयू के लिए खाली ये एआई मिशन के लिए इतना है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री बजट है एक्चुअली, ठीक है। इनिशियल जीपीयू प्रोक्योरमेंट आईटी मिनिस्ट्री इतने जीपीयूज लेगी टू एनहांस डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज, ठीक है। ए टेंडर विल बी रिलीज सून, इसके लिए अभी नया एक टेंडर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स एम टू एस्टेब्लिश कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 10,000 जीपीयूज, ठीक है, स्पेशलाइज टास्क के लिए हम इतने जीपीयू लायक हम कैपेबिलिटी बना लें। डेवलप एआई मॉडल विद मोर देन 100 बिलियन पैरामीटर। देखिए क्या है, ये क्यों है कि जितना भी एआई है ना, आजकल क्लाउड बेस्ड एआई बहुत हो गया। क्लाउड बेस्ड जैसे चैट जीपीटी है, आपने कोई चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में तो इंस्टॉल नहीं कर दिया कि जिसको आप बिना इंटरनेट के चला पाओ। हो क्या रहा है कि आप इनपुट देते हैं और इंटरनेट के थ्रू ये सारा इनपुट कहीं पे क्लाउड के थ्रू जाता है उनके सर्वर्स के पास। वहाँ पे सर्वर्स में, सर्वर क्या होता है, एक किस्म का कंप्यूटर जो कि उनका सेंट्रलाइज यूनिट होता है, वहाँ पे उस टास्क को डिवाइड करा जाता है, हमारा इनपुट जो है उसको प्रोसेस करा जाता है और एक जो डेटा है वो जनरेट होकर हमारे पास आता है। तो मतलब क्या, उनके पास प्रोसेसिंग पावर बहुत तगड़ी हो गई। हम अपनी ऐसी कोई प्रोसेसिंग पावर बनाना चाह रहे हैं, हम बिना इस प्रोसेसिंग पावर के अपना जीपीटी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यही बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत प्रोसेसिंग लगती है कि हम मशीन लर्निंग कर पाएँ, ठीक है। चलिए, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी, हाई कॉस्ट एंड स्केर्सिटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे एनवीडिया A100 GPU। ये अभी हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में एनवीडिया के शेयर्स एकदम से बढ़ गए। क्यों? क्योंकि एआई के आने के बाद सबसे पहली डिमांड जो बढ़ रही है वो जीपीयूज की बढ़ रही है। क्यों? हमें बार बार रिपीटेटिव टास्क करने हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल, 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, उसको कोई चीज़ प्रोक्योर करनी है, नहीं कर पा रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या करेगी, जो भी आपका वायबिलिटी गैप बैठ रहा है ना, आपके लिए वायबल नहीं है, आप समय नहीं खरीद पा रहे, 50% तक की फंडिंग यहाँ से आ जाएगी सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये है। फिर सपोर्ट फॉर स्टार्टअप 2000 करोड़ allocated to support deep tech startup in various growth stages। फिर डेटा सेट एंड रिसर्च इनिशिएटिव की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म फॉर हाई क्वालिटी AI डेटा सेट्स। कि हम डेटा सेट्स क्या है कि
डेटा सेट एक किस्म के वो नोड्स बन जाते हैं एआई में, मशीन लर्निंग में, जहाँ पर जिसकी मदद से हम कुछ नई चीज़ क्रिएट कर पाते हैं। तो क्रिएशन ऑफ एआई, इनोवेटिव रिसर्च वगैरह ये सब, ठीक है यही सब है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। प्रिलिम्स फैक्ट, DRDO टेस्ट फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो है क्या ये कि देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि 5000 किलोमीटर तक की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाता है। आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ कि बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि वो जनरली, इसको अज्यूम करिए कि ये ना हमारा एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, और 5000 की रेंज की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे टारगेट को मान लो हिट कर रही होगी 5000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से निकली, ये ऑलमोस्ट आउटर स्पेस में चलेगी, हमारा अर्थ है, यहाँ से उठी आउटर स्पेस में चलेगी, अपने टारगेट पे गई। 5000 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, अच्छा खासा कर्वेचर आ जाता है अर्थ का। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी तो हमारे इंडिया ही नहीं है ना, इसके बियॉन्ड जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दूर का डिस्टेंस है ये। तो अब ये हमारा जो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए क्या करना होता है, एक हमें रेडार चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे ये रेडार है। हम कौन सा रेडार यूज़ कर रहे हैं कि एक फ्रेंच मेड मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रेडार है, ठीक है। ये हम यूज़ कर रहे हैं, और ये करेगा क्या कि कहीं से एनिमी मिसाइल जहाँ से लॉन्च हुई है, जैसी वो एयर में आएगी, ये रेडार उसको एयर में डिटेक्ट करेगा। दो तरीके के डिटेक्शन यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करे हैं इस सिस्टम में। कौन से दो तरीके के डिटेक्शन सिस्टम्स? एक तो है अवैक्स सिस्टम। क्या है? एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल या कमांड सिस्टम ऐसे कुछ है। तो अच्छा हाँ, लिखा है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो एवैक्स सिस्टम क्या होता है कि ये एक ऐसी किस्म की फ्लाइट होती है जिसके सर के ऊपर एक रडार रखा होता है, बड़ा सा गोल, ठीक है। तो जब एवैक्स सिस्टम चल रहा होगा, वो दूर से आती हुई मिसाइल्स को रडार पे स्कैन कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ से कोई डेटा आ रहा होगा, फिर इस रडार से कोई डेटा आ रहा होगा। ये दोनों रडार के जो डेटा है, ये इंटरसेप्टर मिसाइल जहाँ से फायर होगी वहाँ पर आता है। अब इंटरसेप्टर मिसाइल क्या करेगी, जैसे इसको डेटा मिला कि इस ट्रेजेक्ट्री पे एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, यहाँ से एकदम से इंटरसेप्टर मिसाइल जाएगी और उस पर निशाना मार देगी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल की अच्छी बात क्या होती है, एक बार आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको छोड़ दिया, उसके बाद उसका पाथ चेंज नहीं करा जा सकता आसानी से। ऐसा क्यों नहीं करा जा सकता? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये जो मिसाइल है, जनरली हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको छोड़ के बाहर जाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे कई सारी आयन की लेयर होती हैं आउटर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर ये चल रही होती है, और वहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना आसान नहीं होता। तो जब आप मिसाइल के साथ रेडियो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको दोबारा कोई वो कमांड नहीं दे सकते। उसका इंटरनल कंप्यूटर जो होता है वही उसको गाइड करेगा, आप अलग से गाइड नहीं कर सकते छोड़ने के बाद। तो इसलिए क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल को आप इंटरसेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। हम अपनी मिसाइल क्या करेंगे, हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो क्या कहते हैं उसको डिटेक्ट करा, ठीक है। उस जनरल डायरेक्शन में हमने ये मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, ये प्रेडिक्ट करते हुए कहाँ जाएगी। प्लस इसमें खुद कुछ हीट सीकिंग रडार वगैरह लगे होंगे कि वो ये देख लेंगे कि कहाँ से इंफ्रारेड ज़्यादा आ रही है, और उस पर जाकर उसके पास जाकर ये फट जाएगी और फिर ये उसको ख़त्म कर देगी। तो ऐसा कुछ है। तो हमने करा क्या है, हमने इसका फेज़ 2 टेस्ट कर लिया है, जो कि 5000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल को ख़त्म कर देता है। और इसका जो फेज़ 1 था, वहाँ हमने पहले जो अभी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इंडिया यूज़ कर रहा है, वो 2000 किलोमीटर की रेंज थी। तो यही है। तो द मैदान टेस्ट फॉर फेज़ 2 BMD वॉज कंडक्टेड इन नवंबर 2022। ड्यूरिंग द टेस्ट इट टारगेट मिसाइल फ्रॉम LC-4 जो भी है कुछ करा हो गया, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ करा क्या करा, नहीं, हमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी आ गई। तो ये आ गई। Grasslands in Kutch likely to host चीताज फ्रॉम अफ्रीका। तो ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली ये चीज़ जाने क्या कि एक सेकेंड, डिटेल ये है कि इंडिया प्लान्स टू इंपोर्ट 10 से 12 चीता एनुअली फॉर नेक्स्ट 5 years टू बिल्ड ए सस्टेनेबल पॉपुलेशन। इन्वायरमेंट का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है। क्या है सस्टेनेबल पॉपुलेशन? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या, अगर जेनेटिकली हमारे पास बायोडाइवर्स
पॉपुलेशन नहीं है, डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं है, तो क्या होगा, एक छोटा सा डिजीज आएगा, एक छोटी जेनेटिक डाइवर्सिटी को अटैक करेगा, अगर कर पाया तो कर दिया, तो सारे लोग एक साथ खत्म, सारी पॉपुलेशन एक साथ खत्म। इसलिए हमें पॉपुलेशन के नंबर्स में डाइवर्सिटी चाहिए होती है। इसलिए डाइवर्सिटी चाहिए होती है कि एक टाइप के जीन्स हर किसी में नहीं होते। अगर किसी जीन को वो अटैक कर रही है बीमारी, तो हर किसी को नहीं अटैक करेगी। हमारी पॉपुलेशन अगर डाइवर्स होगी तो बच जाएगी। तो हम क्या चाह रहे हैं, ताकि हम बिल्ड कर पाए सस्टेनेबल पॉपुलेशन को, इसलिए 10 से 12 चीता हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी अगर नहीं होती है तो जनरली डिजीजेज आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इनब्रीडिंग होती है, ठीक है, उतनी सस्टेनेबल पॉपुलेशन होती नहीं है। तो इंडियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड स्प्रेड ओवर 3000 स्क्वायर किलोमीटर, बन्नी एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड इज ए रिजर्वायर फॉरेस्ट। ठीक है, अराउंड 48 विलेजेस में फैला हुआ है, पॉपुलेटेड बाय अराउंड 8000 फैमिलीज आर पार्ट ऑफ बन्नी ग्रासलैंड। अराउंड 1 लाख एनिमल ग्रेज ऑन द ग्रासलैंड। ठीक है, आउट ऑफ 8760 hectares enclosed land in Banni, 540 hectares land is cleared so far। तो बस ठीक है, यही ग्रास लैंड है जहाँ पर हम इनको छोड़ेंगे। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन GM मस्टर्ड, ऑर्डर्स नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट। तो देखो, GM मस्टर्ड है क्या, जितने भी GM क्रॉप्स हैं इंडिया के, जनरली उनमें एक ही चीज़ होती है, हम उनके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डाल देते हैं, है ना। हम मान लीजिए BT कॉटन है ना, तो बैसिलस थेरेंगिसिस, ठीक है, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं है, तो हम एक बैसिलस थेरेंगिसिस टाइप का एक स्ट्रेन डाल देते हैं, एक बैक्टीरिया डाल देते हैं कि जो भी पेस्ट इसके ऊपर आएगा, खाकर उसको पॉइजनिंग हो जाएगी, वो मर जाएगा, है ना। तो होगा क्या कि हमें अलग से पेस्टिसाइड पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सीड के अंदर ही रेजिस्टेंट वैरायटी होगी। ठीक है, जब पेस्टिसाइड पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, यील्ड ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो खर्चा कम, यील्ड ज़्यादा, लेकिन फिर सीड महंगे आएंगे, इतना हम ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या है कि ऐसा ही कुछ GM मस्टर्ड में भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में, ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अंदर क्या करा गया है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ करा गया होगा। तो ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड रेजिस्ट, इसके अंदर इनबिल्ट पेस्टिसाइड है, अगर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट डेवलप हो गए, फिर कोई ऐसे पेस्ट, मान लीजिए कई सारे पेस्ट ने इस पर अटैक करा, उनमें से कुछ बच गए, अब ये बचे हुए पेस्ट रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए होता क्या है, जनरली होता क्या है कि इस चीज़ में हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। अभी रंजीत सिंह केस कुछ दिन पहले आया है, आपको प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल याद होना चाहिए क्या, कि अगर हम डाउट में हैं, कोई साइंटिफिक एविडेंस साफ साफ हमें नहीं बता रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन इंट्यूशन हमारा कह रहा है, इंट्यूशन मतलब साइंटिफिक इंट्यूशन ये कह रहा है, ठीक है, लॉजिकली ये समझ आ रहा है कि हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो फिर एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन हमें वो काम नहीं करना चाहिए। ये होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और ऐसे ही कुछ इसी चीज़ के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पे आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक बॉडी है जो कि अप्रेजल देती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करती है और फाइनली बताती है कि ये जो चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है, ये चीज़ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, इन्होंने पहले ही पास कर दिया था। ठीक है, DMH11 है शायद, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, DMH1 एक वैरायटी है मस्टर्ड की। ठीक है, आप हमारे नोट्स में जाकर देख सकते हैं इसको। तो DMH11 जो वैरायटी है वो इन्होंने पहले ही पास कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये फिर भी मामला गया था कि भाई ये हमें इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल लगाना चाहिए, ये हो सकता है लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, तो हाँ, DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो डिसीजन आया, ये 2 जजेस की बेंच बैठी थी, दोनों ने एकदम अलग डिसीजन दिया है। एक कह रहे हैं कि पास कर दो, एक कह रहे हैं कि नहीं पास करो। तो कहने का मतलब है अटक गया डिसीजन। ठीक है, लार्जर बेंच पे ही जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। लेकिन दोनों ने ही ये जजेस ने बोला है कि भाई नेशनल पॉलिसी ऑन GM क्रॉप्स लेकर आओ, है ना, पॉलिसी के बेसिस पे हो ये काम। ऐसा ना हो कि केस टू केस बेसिस हर चीज़ देख रहे हैं। एक सेट पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे ये प्रिंसिपल कहेंगे तो हम इसको पास करेंगे, ये प्रिंसिपल कहेंगे हम इसको पास नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे चलते हैं।
पंचमहाशाली लिंगायत इंटेंसिफाइड डिमांड फॉर इंक्लूजन इन कर्नाटक ओबीसी कैटेगरी 2A, तो ओबीसी कैटेगरी होगी। आपको बस ये पता होना चाहिए लिंगायत क्या होते हैं। आप इस लिंक पे चले जाइएगा, हमारा लिंगायत का पेज खुल जाएगा। लिंगायत क्या होते हैं? जो शिवलिंग होते हैं, है ना। अब ये हिंदुइज्म वाला शिवलिंग नहीं, ये जो लिंग है, लिंग मतलब यूनियन, लिंग मतलब ये लिंग एक सिंबल की तरह मानिए, है ना, जो कि एक वाइडर पावर को बता रहे हैं, ठीक है, और एक वाइडर क्या कहते हैं, यूनिवर्स का, एक वाइडर कॉस्मिक एंटिटी का एक सिंबल है, ठीक है। यानी कि ये एक वन गॉड में बिलीव कर रहे हैं लिंगायत्स, ठीक है, और हिंदुइज्म से हल्का सा अलग, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे इन्होंने ओबीसी को भी कई हिस्सों में बांट रखा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इस कम्युनिटी में इसको इंक्लूड कर दो, ऐसा कुछ कह रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर वाटर मॉलिक्यूल्स इन लूनर सॉइल फ्रॉम चैंगी मिशन। चैंगी मिशन आपको पता होना चाहिए, जो हमारा मून है उसमें दो साइड हैं, एक तो नियर साइड है जो हमें हमेशा दिखती है, और एक फार साइड है। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, कि जो हमारा मून है उसकी एक ही साइड हमें बार बार दिखती है, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मून है वो टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड का मतलब क्या होता है? ये रहा हमारा मून, ठीक है, इसमें हमारा मान लीजिए ये है लाइट साइड, ये जो हमें हर बार दिखती है, ठीक है, और ये साइड जो हमें नहीं दिखती है इसको हम फार साइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है ये है हैवियर, ठीक है। तो होता क्या है कि ये हमेशा अर्थ को फेस करती है। कभी मॉल्टन स्टेट में जब मून रहा होगा तो हुआ क्या कि जो हैवियर एलिमेंट है वो अर्थ की साइड आ गए, और उसी तरीके से मून घूमने लगा। तो होगा क्या कि जब ये मून इस साइड चला जाएगा तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी। इसको इस तरह मत देखना कि लाइट कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है, वो अलग ही फिनोमिना है। सन जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे मून पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, उतना ही हमें चांद दिखाई देगा। हम क्या दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए हमें फेस एक ही दिखेगा। अब वो आधा दिखे या खाली क्रिसेंट दिखे या पूरा दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फुल मून न्यू मून की बात नहीं हो रही है, हम कह रहे हैं कि दिखेगा तो यही फेस दिखेगा चांद का। हैवियर साइड है जो हमेशा हमें मतलब ये मान लीजिए स्फेयर है और ये हमारी हैवियर साइड है, तो मून हमेशा इस तरीके से चलेगा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, तो हैवियर साइड हमेशा उस साइड जाएगी, अर्थ की साइड। तो लेकिन तो कहने का मतलब है हमें यहाँ से टेलीस्कोप से खाली ये वाली साइड दिखेगी जो हमेशा हमें फेस करती रहती है। चैंगी मिशन ने क्या करा, फार साइड ऑफ द मून पे चले गए। उसके बारे में हमें थोड़ा कम पता है क्योंकि कभी हमें यहाँ से टेलीस्कोप से नहीं दिखा। ऑल्दो चंद्रयान मिशन, जो चंद्रयान 1 था, उसने 90% एटलस बना दी थी। चंद्रयान 2 ने 3D एटलस को कंप्लीट कर दिया था। हमारे पास 100% मून की सरफेस की 3D एटलस है, तो हमें ये तो पता है वहाँ क्या है, लेकिन एक्चुअली हमने कभी जाकर नहीं देखा कि वहाँ से सैंपल उठा लें और कुछ मिल जाए। लेकिन चैंगी मिशन ने एक बड़ा काम कर दिया है कि वहाँ फार साइड पे गए और वो कह रहे हैं कि हमें पानी मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द डिस्कवरी पब्लिश्ड इन नेचर एस्ट्रोनॉमी आइडेंटिफाइज ए हाइड्रेटेड मिनरल कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल बिल्डिंग ऑन प्रीवियस फाइंडिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये हमें कुछ समझ आ रहा है क्या कि यहाँ पे पानी मिला है। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए, पानी सबसे पहले किसने खोजा था वहाँ पर? हमारा जो चंद्रयान 1 था उसी ने ही खोजा था। वहाँ पे एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था जो पोलर रीजन है उसके पास ही कहीं पे, कि ऐसा हुआ था कि जो चंद्रयान 1 गया था ना, उसका दो काम था। मान लीजिए मून है, हमने एक तो सैटेलाइट उसके अराउंड चलाई थी जो कि 3D एटलस बना दे लूनर सरफेस की, और फिर पोलर रीजन में हमने कहीं पे एक उठाकर एक इम्पैक्ट प्रोब, एक बक्सा सा था, उसको स्मैश करवा दिया। स्मैश कराया, उससे रेगुलेट उठी, सॉइल उठी, और उस उठी हुई रेगुलेट से को हमने स्कैन करा और उससे हमें हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल मिले, हमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स मिले। शानदार डिस्कवरी थी। हमें पहली बार ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ वहाँ पे हाइड्रेटेड मिनरल्स हैं, वहाँ पे पानी है। अब क्या है, यहाँ पे जो चाइनीज़ डिस्कवरर्स हैं उन्होंने क्या करा है कि डिस्कवरी बिल्ड्स ऑन प्रीवियस फाइंडिंग सच एज इंडिया चंद्रयान 1 मिशन डिटेक्टिंग हाइड्रेटेड मिनरल्स एंड नासा 2020 अनाउंसमेंट, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे हाइब्रिड मिनरल्स, ये हमारा वाला है, इनका कहाँ गया? research detail conducted by a team of Beijing National Laboratory conducted laboratory for condensed
better physics and Institute of Physics for of the Chinese Academy along with other domestic institution, इन्होंने क्या है कि over 1000 mineral class were analyzed including new mineral dubbed unknown lunar mineral, ये सब ठीक है, containing water molecule। तो एक unknown lunar mineral है जो कि वहाँ पे मिला है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल है। अब था क्या कि चैंगी मिशन वहाँ पे लैंड करा था, वहाँ वो फिजिकली उसको टेस्ट कर सकता था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स देख लिया। ठीक है, तो बस यही है आज के लिए। थैंक यू।